दिल्ली सरकार के एक फैसले की। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में अस्पतालों में मरीजों की संख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है और इस बीच में दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि जो अस्पताल दिल्ली सरकार के अधीन हैं उनमें इलाज का अधिकार सिर्फ दिल्ली के निवासियों का होगा और जो केंद्र के अधीन अस्पताल दिल्ली में आते हैं वहां पर दूसरे राज्यों के लोग इलाज करा सकते हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या कोई राज्य स्वास्थ्य सुविधाओं को इस तरीके से सीमा रेखा में बांध सकता है? संवैधानिक तौर पर क्या कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के मरीजों को अपने राज्य में इलाज से रोक सकता है? और ऐसी मजबूरी, ऐसे कारण क्या हैं? और साथ ही क्या राज्य सरकार किसी मरीज के अधिकारों को हनन कर रही है या उसके ऊपर मैं कहूं कि बंदिश लगा रही है? ये समझेंगे अपने तीन बेहद खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ आर.के. श्रीवास्तव सर हैं जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ पी.के. मल्होत्रा सर हैं, आपका स्वागत है सर, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सर स्वागत है। और जतिन गांधी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत मैं मल्होत्रा सर आपसे करना चाहूंगा और जो बड़ा सवाल है कि क्या कोई एक राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक सीमा रेखा खींच सकता है कि ये बंदिश है कि सिर्फ उसी राज्य के लोग उसके राज्य के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने का अधिकार रखते हैं और दूसरे राज्यों के मरीज ये अधिकार नहीं रखते? कविंद्र जी, मैं समझता हूं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और दिल्ली सरकार ने ये जो आदेश दिया है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली के मरीज ही अपना इलाज करा पाएंगे, इसकी संवैधानिकता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह आता है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करने के लिए यह आदेश पारित किया गया है उसको आप राज्य की सीमाओं में नहीं बांध सकते। ये एक राष्ट्रीय आपदा है और राष्ट्रीय आपदा को डील करने के लिए हमारे यहाँ प्रेसिडेंट्स रहे हैं और हमने एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बहुत अच्छे एग्जाम्पल पास्ट में भी देखे हैं। लेकिन कोरोना को डील करने के लिए संभव मैंने देखा है बाकी कुछ स्टेट्स ने भी इस तरह के पहले आदेश किए या कार्य किए जिसमें उन्होंने स्टेट की बाउंड्री को बांध दिया और लोगों के मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट किया। क्या वो उचित था, वो भी क्वेश्चन मार्क है। और क्या हॉस्पिटल्स में अपने हॉस्पिटल्स में एडमिशन नहीं देना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे लिए खड़ा करता है और एक संवैधानिक प्रश्न करता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक नेशनल क्राइसिस है तो इसका समाधान नेशनल लेवल पर होना है, उसको राज्यों की बाउंड्रीज के अंदर नहीं बांधा जा सकता। हम सभी लोग जो हैं वो भारत के नागरिक हैं, ना कि हम किसी राज्य के नागरिक हैं। हम एक राज्य में रह सकते हैं, वहां के रेजिडेंट हो सकते हैं, लेकिन नागरिक हम देश के हैं और अगर हम देश के नागरिक हैं तो नागरिकों के जो अधिकार हमारे संविधान के अंदर हैं, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई आदेश पारित करती है तो वो जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों को ध्यान में रखकर ही इस तरह के ऑर्डर्स को पास किया जा सकता है। इस तरह के आर्टिफिशियल बैरियर लगाना, आई थिंक ये समस्या का कोई समाधान नहीं है। 1997 का मुझे याद आता है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें उन्होंने कहा है कि राइट टू लाइफ में आपका राइट टू हेल्थ भी इंक्लूडेड है और अगर राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ में इंक्लूडेड है, अगर आप उसको रेगुलेट करना है तो कानून द्वारा कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास दिल्ली में बेड कम है और इसलिए आप जो दूसरे राज्य का निवासी है उसको अपने यहाँ एडमिशन नहीं देंगे, मैं समझता हूं कानूनी रूप से इस तरह का आदेश सही नहीं है। मान लीजिए मैं किसी कार्य से दिल्ली के बजाय मैं नोएडा में या गुड़गांव में जाता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, नोएडा और गुड़गांव में जाता हूं और वहां मुझे मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। क्या मुझे वहां के हॉस्पिटल जो हैं वो सिर्फ इसी ग्राउंड के ऊपर कि मैं दिल्ली का निवासी हूं मेडिकल हेल्प देने से मना कर देंगे, मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर देंगे? मैं समझता हूं हमारा संविधान इसका अधिकार किसी राज्य को नहीं देता है और अगर राज्य सरकार के, दिल्ली सरकार के इस आदेश को चुनौती दी जाती है तो कोर्ट इसको जरूर जो है मेरे हिसाब से सही नहीं मानेंगी। सिर्फ ये कह देना कि क्योंकि आपने केंद्रीय सरकार के जो अस्पताल हैं
जो केंद्रीय सरकार के हैं वो एडमिशन दे देंगे, ये अपने आप में एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है। मेडिकल हेल्थ हमारा एक फंडामेंटल राइट है, और जो भी मेडिकल सुविधाएं हैं, मैं नागरिक होने के नाते, नागरिक की बात छोड़िए, मैं कहता हूं एक विदेशी है, अगर मान लीजिए आज की तारीख में कोई विदेशी आदमी दिल्ली में ट्रीटमेंट लेना चाहता है, तो जो सरकार ने ऑर्डर पारित किया है उसके हिसाब से तो एक विदेशी नागरिक को भी दिल्ली में ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा कोरोना के लिए। क्या क्या ये मंशा है सरकार की? मैं समझता हूं अगर इस तरह की मंशा है तो ये बिल्कुल गलत है, ये असंवैधानिक है, और इसके ऊपर दोबारा से विचार करने की जरूरत है। सिर्फ क्योंकि आप उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं कर पाए हैं, ये अपने आप में एक ग्राउंड नहीं हो सकता इसके लिए कि जो दूसरे राज्य के नागरिक हैं उनको आप अपने यहाँ पर, अपने राज्य के अंदर जो है इलाज की सुविधा जो है, ट्रीटमेंट की सुविधा जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। ओके श्रीवास्तव सर, क्योंकि अगर हेल्थ सेक्टर को देखें और दिल्ली में क्या दबाव अस्पतालों पर काफी ज्यादा है, और दिल्ली सरकार का ये तर्क कि उसने हेल्थ पर काफी काम किया है और ऐसे में जो पहला अधिकार है वो दिल्ली के निवासियों का बनता है, और क्योंकि एनसीआर रीजन होने के चलते, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने के चलते दिल्ली में जो दूसरी सीमा के लोग हैं, राज्यों के लोग हैं, वो इलाज के लिए पहुंच रहे हैं और दिल्ली के लोगों को इलाज मिलने में दिक्कत है। सबसे पहले तो मैं पूरी सहमति दिखाऊंगा मल्होत्रा साहब के स्टेटमेंट से कि इस तरीके का बैरियर अगर किसी नेशनल क्राइसिस के अंदर क्रिएट किया जाता है किसी भी सिस्टम के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, किसी ऑर्डर के द्वारा या किसी और तरीके से, वो उचित नहीं है। लेकिन इसके कहने के बाद मैं आपके साथ 2-3 चीज़ें शेयर करूंगा कि ये भी सच्चाई है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी के अंदर आता है, और स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ सिस्टम को जब मैनेज करती है तो उसके पास दिल्ली जैसे एरिया में प्राइवेट हॉस्पिटल भी है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है। अब जनवरी के एंड से जब ये कोविड की चीज़ शुरू हुई और 4 महीने हो गए, तब से भांति भांति के स्टेटमेंट पब्लिक के अंदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म से आते रहे हैं कि हमारे पास आज इतने बेड है, 3000 बेड है, हम उसको 8000 कर लेंगे, और हम इसकी ट्रेनिंग ये बढ़ा देंगे, सप्लाई कैपेसिटी बढ़ा देंगे। कहीं ना कहीं रफ्तार जो केसेस के बढ़ने की है वो सरकार की रिस्पांस कैपेसिटी के बियॉन्ड चली जाती है, और उसका नतीजा ये होता है कि इसी स्टेट का पब्लिक हेल्थ सिस्टम ओवरवेल्म होने लगता है, बिखरने लगता है, टूटने लगता है। उसके पास कैपेसिटी नहीं होती मरीज को अटेंड करने की, मरीज को भर्ती करने की, मरीज की लाइफ सेव करने की। तो शायद इस प्रकार के जो ऑर्डर आ रहे हैं ये एक तरीके का इंडिकेशन है, एक तरीके का नजरिया बनाया गया है कि हम सिर्फ अपने यहाँ के मरीजों का इलाज करेंगे और दूसरों का नहीं करेंगे। ये नजरिया अपने आप में जहाँ असंवैधानिक है वहाँ दूसरी तरीके से ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। कोई कोविड नाम की बीमारी ये नहीं देखती कि मैं किसी एक ऐसे पेशेंट का जिसका कि बाईपास हो चुका है उसको नहीं अटैक करूंगी, या जिसका रिप्लेसमेंट हो चुका है उसे नहीं अटैक करूंगी, या जिसने कहीं पे कोई बड़ा ऑपरेशन कराया है, गंगाराम के अंदर ट्रांसप्लांट कराया है, उसको नहीं अटैक करूंगी। तो नेचुरली पेशेंट का एक फेथ होता है उस सिस्टम में जहाँ पे कि वो अपने आप को इलाज कराने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है, और वो फेथ जो है वो उसका राइट जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। अब अगर आप उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ के रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं, तो नेचुरली अल्टीमेटली आप एक तरीके की ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिस सिचुएशन में पेशेंट कंफ्यूज हो जाएगा, पेशेंट के रिलेटिव कंफ्यूज हो जाएंगे, और उसके साथ डॉक्टर जो ट्रीट करने वाले हैं जिनके पास जाकर के वो मना कर देंगे कि साहब ऐसा सरकार का आदेश है, हम आपका इलाज नहीं कर सकते, वो रेगुलेटरी बॉडी यानी कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल के द्वारा जवाबदेही के जिम्मेदार हो जाएंगे, क्योंकि वो अनइथिकल प्रैक्टिस में आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर मैं कहूँ, आप सिंपल सा एग्जाम्पल है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, 350 बेड आज की तारीख में टोटली एब्जॉर्ब्ड है। 200 पेशेंट करीब प्रतिदिन फीवर क्लिनिक में आते हैं,
फीवर क्लिनिक के अंदर से करीब करीब 5% पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, वो कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब नए पेशेंट जैसे बढ़ रहे हैं, 1000 पेशेंट आ रहे हैं प्रतिदिन, अब वो 1000 पेशेंट जब आएंगे तो एडमिट होने वाले केसेस भी बढ़ेंगे। वो एडमिट होने वाले जब केसेस एक तरीके से ये सरकारी, दिल्ली सरकार नहीं, भारत सरकार के अस्पतालों को ओवरवेल्म करेंगे, तो दूसरी तरफ जब ऐसा ऑर्डर आ जाएगा जहाँ पे कि प्राइवेट हॉस्पिटल ये कहना शुरू कर देंगे जाइए आप सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो ये सिस्टम को स्ट्रेंथन नहीं करेगा, सिस्टम को चरमरा देगा। और जब चरमरा देगा तो मरीज इलाज नहीं पाएगा, मॉर्टेलिटी बढ़ जाएगी और इन्फेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। जतिन जी, क्योंकि जिस तरीके से ये हम कोरोना का संकट देख रहे हैं और खासकर कुछ ऐसे राज्य जहां पर मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है, और जो आंकड़े इशारा कर रहे हैं ये कहते हैं कि 4 राज्यों में करीब 60% मरीज हैं और बाकी अगर राज्यों को जोड़ दें तो वहां पर 40% कुल जमा, और दिल्ली भी उनमें प्रमुख है। ऐसे में ये फैसला दिल्ली सरकार को क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि ये तो हमने समझा कि लीगली ये फैसला सही नहीं है, संवैधानिक तौर पर भी गलत है, जैसे कि मल्होत्रा सर ने कहा, लेकिन वजह क्या है? क्यों सरकार जानते हुए इस फैसले की ऐलान करती है और इंप्लीमेंट करना कितना मुश्किल है, जैसा कि श्रीवास्तव सर ने भी कहा? देखिए, पहली बात तो जहां तक ये फैसला है ये गैर संवैधानिक है। जैसे मल्होत्रा साहब ने कहा, मल्होत्रा साहब का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, लॉ सेक्रेटरी रहे हैं, तो उन्होंने राइट टू लाइफ की बात की, आर्टिकल 21 की बात की। अब आर्टिकल 19(1)(e) जो है वो कहता है कि आप, मैं और भारत के जितने नागरिक हैं वो कहीं पर भी सेटल हो सकते हैं, कहीं पर भी काम कर सकते हैं, कहीं पर भी जाके घर बसा सकते हैं या वहां रह सकते हैं। अब जब इस तरह का अधिकार, मौलिक अधिकार लोगों के पास है, मान लीजिए कोई केरला से नर्स यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पे हॉस्पिटल में काम कर रही है और उसको कोविड हो जाता है, तो क्या आप उसको केरला वापस भेज देंगे क्योंकि उसने दिल्ली में कोविड कॉन्ट्रैक्ट किया? अस्पताल जाना जो है वो कोई आदमी अपनी मर्जी से नहीं जाता, मजबूरी में लोग अस्पताल जाते हैं। तो ऐसे में इस तरह का ऑर्डर पास करना जो है ये कोरी राजनीति है। और आम आदमी पार्टी की अगर आप राजनीति देखें तो कविंद्र, आपने पहले भी नोटिस किया होगा कि ये लगातार जो है एक ब्लेम की राजनीति जो है बहुत करती है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल की दूसरी आदत है कि वो प्लेइंग टू द गैलरी बहुत करते हैं। वो इस तरह के भी बयान देते हैं कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, फिर हम उसके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। तो हमेशा से बयानबाजी की राजनीति जो है इनके लिए प्रमुख रही है। तो उसी संदर्भ में इसे देखना चाहिए। ये जो ऑर्डर है ये पॉपुलिस्ट ऑर्डर है। इन्होंने दावा किया कि तकरीबन 75% लोग जिनसे सजेशन मांगी गई, इनका 90% लोग, 7.5 लाख लोगों ने सजेशंस दी, जिसमें से 90% लोगों ने कहा कि दिल्ली के जो अस्पताल हैं वो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए होने चाहिए। पर इस तरह की चीजें सजेशन से या रेफरेंडम से नहीं सेटल हो सकती। एक संवैधानिक दायरा है जिसके तहत सरकार को काम करना चाहिए, और जिसमें ये विफलता नजर आती है सरकार की। अब 29,000 के आसपास दिल्ली के केसेस हैं, और ऐसा नहीं है कि कोविड या कोरोना की जो बीमारी है वो इस महीने या पिछले महीने आई है। 3-4 महीने से लगातार सरकारों के पास अपनी जो कैपेसिटी ऑगमेंटेशन है उसके लिए समय रहा है। और जो सरकार या जो पार्टी ये दावा करती है कि वो हेल्थ में और एजुकेशन में सबसे ज्यादा काम कर रही है, और हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो इनको कैपेसिटी ऑगमेंटेशन भी करनी चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ ये एक राजनीतिक जो है पैंतरा है कि आपने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया, कमेटी बिठा करके आपने इस तरह का निर्णय ले लिया और कैबिनेट ने उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास कर दिया। जैसा कि मल्होत्रा साहब ने कहा कि अगर ये कोर्ट में इसको कोई चैलेंज करता है तो कोर्ट यकीनन इस आधार पे कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको उठाकर बाहर फेंक सकता है इस फैसले। मल्होत्रा सर, एक और मैं संवैधानिक इसका पक्ष समझना चाहूंगा कि जब दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हमने एक नंबर्स का रेफरेंडम किया, इतने लोगों ने सलाह दी या उन्होंने राय रखी, उसमें इतने % लोगों ने कहा कि दिल्ली के लोगों को दिल्ली के अस्पतालों में इलाज मिलना चाहिए, क्या कोई भी राज्य और उसकी जनता का राइट संवैधानिक तौर पर यह कहीं देता है उसे अधिकार कि उस राज्य में उसे स्वास्थ्य सेवाओं का पहला अधिकार मिलना चाहिए, और अगर X, Y या Z तीसरे राज्य से कोई शख्स आता है, मरीज आता है, तो उसका राइट उसके बाद आता है? क्या इस तरह कहीं बंटवारा संवैधानिक तौर पर है? और दूसरा कि जब रेफरेंडम के सहारे अगर किसी चीज को लागू किया जा रहा है तो क्या वो कहीं सीधे तौर पर जो संवैधानिक अधिकार हैं वो उनके दायरों को लांघ रहे हैं? कविंद्र जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया है,
और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा और पूरी अथॉरिटी के साथ कहना चाहूंगा कि सरकारें बहुमत से बनती हैं, लेकिन सरकार बन जाने के बाद जब सरकार को डिसीजन लेने होते हैं तो जो संविधान के प्रावधान हैं उनको संविधान के प्रावधान के हिसाब से डिसीजन लेने होते हैं, ना कि किसी रेफरेंडम के माध्यम से लेने होते हैं। रेफरेंडम में कल मान लीजिए आप आज मान लीजिए कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के रेफरेंडम करा के कहती है कि जो प्रेजेंट सरकार है उसने अपना बहुमत खो दिया और दूसरी सरकार आनी चाहिए, क्या आप ऐसे रेफरेंडम को मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि संविधान के अंदर सरकार को बदलने के लिए भी एक प्रक्रिया है। हेल्थ डेफिनेटली एक स्टेट सब्जेक्ट है, उसके ऊपर स्टेट राज्य अपने अपने कानून बना सकते हैं, क्योंकि वो लिस्ट 2 जो है 7th शेड्यूल का, संविधान का 7th शेड्यूल उसके लिस्ट 2 में आता है, तो उसके ऊपर अधिकार है सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाने का। लेकिन जो भी वो कानून बनाएगी वो कानून संविधान के दायरे के अंदर बनना चाहिए और मौलिक अधिकारों का हनन उसके अंदर नहीं हो सकता है। और जहां तक कोविड की बात है, ये क्योंकि एक नेशनल इमरजेंसी है और इसके लिए एक सेपरेट कानून है जो कि पार्लियामेंट ने पास किया है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है या एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट है 1897 का, जिसके अंदर स्टेट को अधिकार है कि वो इस तरह के आदेश पारित कर सकती है। लेकिन जो भी वो आदेश पारित करेंगे वो कानून सम्मत होने चाहिए और वो संवैधानिक होने चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जतिन जी ने भी इस बात को कहा, सिंपली क्योंकि 95% लोगों ने कह दिया, दिल्ली के रहने वालों ने, ऑब्वियसली दिल्ली के रहने वाले चाहेंगे कि हम क्योंकि दिल्ली में रहते हैं हमें फर्स्ट प्रेफरेंस मिले, लेकिन हमें उसको संवैधानिक व्याख्या भी करनी है और हमें यह भी देखना है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। आप नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की बात कर रहे हैं, देश की राजधानी की बात कर रहे हैं, जहां सरकार, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो या देश की सरकार हो, वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करती है और मैक्सिमम सुविधाएं जो है वो प्रदान करती है। उन सुविधाओं का अधिकार आप केवल स्टेट की बाउंड्री में बांध के नहीं रख सकते, वो देश के हर एक सिटीजन के लिए अवेलेबल है, उसको आप रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट करने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप उसको प्रतिबंधित नहीं कर सकते, प्रोहिबिट नहीं कर सकते। और जो रेगुलेशन भी होगा वो रेगुलेशन भी है, वो एक अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगी तभी संवैधानिक तौर पर उसको कोर्ट जो है अपहोल्ड करेंगी। अगर वो संवैधानिक तौर पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बीच में नहीं आता है तो सरकार उसको अपहोल्ड नहीं करेगी। इसी तरह मान लीजिए गुड़गांव से, फरीदाबाद से, मान लीजिए फरीदाबाद के भी सारे हॉस्पिटल फुल हैं, आपके पास दिल्ली हॉस्पिटल, दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं जहां आज के आप कोरोना बेड को लेकर के आपके पास बेड खाली पड़े हुए हैं और पेशेंट आ जाता है। जैसा कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने भी कहा, मान लीजिए वो पेशेंट आ जाता है और डॉक्टर कहता है नहीं सर, क्योंकि सरकार का आदेश है, आपको केंद्रीय सरकार के जो हॉस्पिटल है वहां जाना है, ये स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ मैं आपको एडमिशन नहीं दूंगा। आप उसके मौलिक अधिकार का भी हनन कर रहे हैं और जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसका भी हनन कर रहे हैं। इस तरह के जो कानून है, इस तरह का जो आदेश है, उसको किसी भी मायने में सही नहीं ठहराया जा सकता है। और मैं समझता हूं यस, प्रेफरेंस की बात है वो अलग बात है, लेकिन प्रेफरेंस भी जो आप देंगे वो एज पर लेड डाउन नॉर्म्स देंगे, एज पर लेड डाउन लॉ देंगे, ना कि अपने विम्स एंड फैंसी पर। सिंपली 10 में से 9 लोगों ने कह दिया कि इस तरह का आप आदेश पारित कर दीजिए, तो आप उस आदेश को पारित कर देंगे, चाहे वो कानून के सम्मत ना भी हो, चाहे वो संविधान सम्मत ना भी हो। इस तरह की सिचुएशन को मैं समझता हूं कोई भी जुडिशरी भी नहीं एक्सेप्ट करेगी और लेजिस्लेचर भी नहीं एक्सेप्ट करेगी। मल्होत्रा सर, एक और जो संवैधानिक मेरा सवाल था कि क्या दिल्ली या किसी भी एक्स राज्य के नागरिक का अधिकार संवैधानिक तौर पर यह कहता है, उसे देता है संविधान कि उसे प्रेफरेंस मिले उस राज्य की सेवाओं में, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें या उस राज्य के रिसोर्सेस पर, और दूसरे राज्य से पहले उसे वरीयता मिले? देखिए, हमारे संविधान के अंदर जो प्रावधान है, मोस्ट प्रोबेबली जब हम राइट टू इक्वालिटी की आप बात कर रहे हैं तो संविधान का आर्टिकल 14, 15 और 16 जो है इस पर्टिकुलर राइट से डील करता है। राइट टू इक्वालिटी में सबको बराबर अधिकार है, लेकिन 15 और 16 के अंदर एक एफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, और वो एफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन कुछ एक स्पेसिफिक क्लासेस के लिए है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, विमेन के लिए है, चिल्ड्रन के लिए है। लेकिन इस तरह का क्लासिफिकेशन जो दिल्ली सरकार ने किया है, ये क्लासिफिकेशन वहां भी परमिसिबल नहीं है। आर्टिकल 16 की अगर बात करें तो वो सर्विसेज की बात करता है, एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, उसमें रिजर्वेशन की बात करता है। वहां भी एफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ सर्टेन पर्टिकुलर क्लासेस की बात करता है, ना कि हेल्थ सर्विसेज की बात करता है। अगर आप हेल्थ सर्विसेज की बात करेंगे तो मैं समझता हूं जिसके लिए केवल सिटीजन ही नहीं,
आर्टिकल 14 और 21 की अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं है, ये हर एक व्यक्ति के लिए है, हर एक पर्सन के लिए है, चाहे वो हमारे देश का नागरिक है या कहीं और का बाहर का भी नागरिक है। अगर आप विदेशी नागरिकों के साथ भी आर्टिकल 14 और 21 को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, तो अपने ही देश के अंदर जो सिटीजन्स हैं उनके साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं? सिंपली क्योंकि आपके यहाँ कम बेड हैं और आप दिल्ली वालों को प्रेफरेंस देंगे, ये अपने आप में एक ग्राउंड नहीं है। आप उसकी व्यवस्था करिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो भी आपके ऊपर ये ड्यूटी कास्ट करता है कि अगर कोई किसी डिजास्टर से लोग अफेक्टेड हैं तो स्टेट उसके लिए उसका पूरे इंतजाम करेगी। इंतजाम में समय लग सकता है, टाइम लग सकता है और पूरी सुविधाएं देने में भी समय लग सकता है क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है, लेकिन ये अपने आप में ग्राउंड नहीं है कि आप दूसरे मरीजों को जो आपके राज्य को बिलोंग नहीं करते हैं, आपकी स्टेट को बिलोंग नहीं करते हैं, उनको आप बाहर भेज देंगे और उनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। बिल्कुल। श्रीवास्तव सर, क्या हॉस्पिटल, मैं सरकारी अस्पतालों की बात कर रहा हूं जो कि दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, क्या इस तरह के किसी भी सरकार के ऑर्डर को या दिल्ली सरकार के ऑर्डर को मानने के लिए वो बाध्य हैं? उनके पास विकल्प क्या है? कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करने वाले जितने भी अस्पताल और अस्पताल के कर्मचारी हैं, उनके लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सरकार के द्वारा इशू करा हुआ एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसका अगर वो पालन नहीं करेंगे तो वो सजा के भागीदार हैं। यस। सजा का भागीदार अस्पताल प्रशासन कम और ट्रीट करने वाला डॉक्टर ज़्यादा होता है, और वो सिर्फ उस ऑर्डर का उल्लंघन का दंड नहीं पाता है, वो मेडिकल काउंसिल का जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसके तहत भी दंड पाता है अनएथिकल प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि किसी डॉक्टर को ये अधिकार नहीं है कि किसी पेशेंट को अगर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, उसको सिर्फ ये कह के वापस भेज दे कि साहब आपका इलाज हमारे यहाँ नहीं हो सकता और हमारे पास ये सरकारी दस्तावेज है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो किसी प्रकार से आपको ये मतलब जो और लोगों ने कहा उन सबको मिला करके एक चीज़ ये समझ आ रही है कि ये एक तरीके का एक ऐसा ऑर्डर है जिसके जरिए मरीजों का भला कम होगा, किसी और का भला हो या ना हो, लेकिन मरीजों का भला कम होगा। अब इसके लिए कुछ भी प्रीटेक्स्ट लिया जा रहा हो, कुछ भी रेफरेंडम किया जा रहा हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन इसका जो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन ये है कि आज आपका गवर्नमेंट सिस्टम, दिल्ली सरकार का गवर्नमेंट सिस्टम, और मैं कहता हूँ भारत सरकार का दिल्ली में करने वाला गवर्नमेंट सिस्टम जो है, वो दोनों ओवरवेल्म हो रहे हैं। जिस रेट से केस बढ़ रहे हैं उस रेट से आप ये देखिएगा कि 10 दिन के अंदर सरकारी सिस्टम के अंदर भी क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। आप समझते हैं कि एक सरकारी सिस्टम में जो डॉक्टर होता है, जो टीम होती है, उसको 14 दिन की ड्यूटी के बाद 5 दिन का क्वारंटीन करना पड़ता है जी। उसके अंदर कम से कम अगर 40 लोग जाते हैं क्वारंटीन शिफ्ट के अंदर, उसमें 2-3 आदमी कोविड से अफेक्टेड हो जाते हैं, तो आपकी डिप्लीटिंग रिस्पॉन्स कैपेसिटी हो रही है। और साथ में आप कैपेसिटी प्राइवेट हॉस्पिटल की बिल्टअप भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न किस चीज़ का है? मैं इमरजेंसी में कर दूँ और अगर बाई चांस इसे कुछ हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए, उसके बाद रास्ते में जाते वक्त मैं ट्रांसपोर्ट कर दूं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मर जाए तो मैं किसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा? दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही, प्राइवेट हॉस्पिटल कोई चैरिटी नहीं चलाता, कॉस्ट लगाता है, रिकवरी चाहता है, कम से कम ब्रेक इवन तो रहे। 100 रुपये लगाए तो 100 रुपये तो वापस है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल को देनदारी कहाँ है? दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत नहीं है, एक कोई कोष चल रहा है। अब उस कोष के तहत किस तरीके से रिएम्बर्समेंट हो रहा है नहीं हो रहा है ये नहीं पता। तो दिल्ली सरकार को आज चाहिए कि ये जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उनकी जो भी उनके साथ एक बार आमने सामने मिल बैठ के बात करें और इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन निकाले। नहीं तो ये तो डेली की प्रॉब्लम है, आज थोड़ी सी है, कल उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, परसों उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर हमारे जर्नलिस्ट मित्र ही उसको अखबारों में निकालेंगे, साहब इतने मरीज मर गए, इतने मरीज भर्ती नहीं हो रहे, सरकार का सिस्टम चरमरा गया। कम से कम इन्होंने 7 मई को जब 500 केसेस थे तब बोला गया था कि हम 8,000 केस हम 3,000 से 8,000 बेड कर लेंगे। 8,000 बेड आज तक नहीं हुए। तो अब सरकार की जो रेस्पॉन्स सिस्टम है, अगर उसे स्ट्रेंथन करना है तो फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। वो अक्रॉस द टेबल ही हो सकता है,
बाकी और सारी जितने भी ऑर्डर है, डिबेट है, लीगल एक्शन है, वो अपना कोर्स लेंगे। मरीज को तो इलाज चाहिए, उसको ध्यान देना बहुत जरूरी। जतिन, यानी कि मर्ज कुछ और है और उसकी दवा या इलाज कुछ और ढूंढने की कोशिश या देने की कोशिश है। जैसे कि इकबाल ने कहा कि बहुत अहम है कि किस तरीके से हम मेडिकल सिस्टम को, स्वास्थ्य सेवाओं को दिल्ली में स्ट्रेंथन करें। जो इस तरह के राज्य हैं जहां पर ज्यादा केसेस, स्पीड बहुत ज्यादा है, उसकी बजाय अगर इस तरह के ऑर्डर्स होंगे तो जाहिर है पैनिक भी होगा, उसे इंप्लीमेंट करना भी मुश्किल होगा और वो असंवैधानिक भी होगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मरीज ऑलरेडी बीमार है और एक जानलेवा बीमारी से लड़ रहा है। दूसरी तरफ जो हमारा मेडिकल सिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत प्रेशर के अंडर है। फिर इस तरह का ऑर्डर जब आप पास कर देते हैं तो मरीज पे और जो उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो लोग, जो चाहे वो पैरामेडिक्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, ये सारा प्रेशर उन पे आ जाता है। तो ऐसे मौके पर ये जो सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल जो 2 सेक्शंस हैं, उन पे इस तरह का ऑर्डर ला करके प्रेशर बढ़ाना ये कहीं की समझदारी नहीं है, ये पूरी राजनीति है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा। जैसे डॉक्टर श्रीवास्तव ने भी कहा और मैंने भी जिक्र किया कि जो कैपेसिटी ऑगमेंटेशन है, सरकार का फोकस उस पे होना चाहिए। जो डॉक्टर महेश वर्मा, जो इस 5 मेंबरी कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज ही कहा है कि अभी फिलहाल जैसे 29,000 केस दिल्ली में है, तो जिस तरह डबलिंग रेट दिल्ली का इस वक्त चल रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 लाख केसेस इस महीने के अंत तक दिल्ली में हो सकते हैं। तो ऐसे में इस तरह की राजनीति करना और ये बयानबाजी करना और हमेशा इल्जाम दूसरे पर थोप देना, ये कहीं की समझदारी नहीं। मुरत्ता सर, एक आखिरी मैं चाहूंगा कि आम मरीजों के लिहाज से, चाहे वो दिल्ली का हो या किसी भी राज्य का, अगर इस तरह की कोई ट्रबल फेस करता है किसी भी अस्पताल में कि उसे एडमिट करने को लेकर कि आप फला राज्य से हैं, आप उस बाउंड्री के दूसरी तरफ से हैं, कानूनी तौर पर उसके पास रास्ता और अधिकार क्या है जिसे इस्तेमाल करना चाहिए उसे? रविंद्र जी, कानून की व्यवस्था हम अपने देश में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह से न्यायालयों में डिले होती है और कोरोना की वजह से कोर्ट्स जो है वो रेगुलरली फंक्शन भी नहीं कर रही हैं, तो शायद उसके लिए अगर वो लीगल रास्ता अडॉप्ट करेंगे तो उसमें समय बहुत लग जाएगा। अनलेस कि जिस कोर्ट में वो केस जाता है वो उसकी तुरंत संज्ञान लेकर के कोई आदेश पारित कर देती है। और मैं समझता हूं जो दिल्ली गवर्नमेंट ने आदेश पारित किया है, अवश्य उसके अगेंस्ट भी कोई ना कोई इसको कोर्ट में जाएगा और चैलेंज करेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट उसमें संज्ञान लेकर के इसके ऊपर जल्दी कोई ना कोई आदेश पारित करेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि जो पूरे देश में 2 महीने का लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया, उसका एक मेन पर्पस ये भी था कि लोग अपने घर में रहें ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके और सरकारों को, राज्य सरकारों को समय मिल जाएगा कि वो उसके लिए पूरी तैयारी कर लें। क्या हमारी राज्य सरकारों ने जो 2 महीने का उनको समय मिला पूरी तैयारी करने का, उस तरह की उन्होंने तैयारियां की? मैं समझता हूं ये एक विषय ऐसा है जिसका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए और बहुत सारी सरकारों ने जिस सिंसियरिटी के साथ, जिस तरह सीरियसली इस इशू को लेना चाहिए था, उसको नहीं लिया। तो उस वजह से हुआ क्या कि दिल्ली जैसे शहर, बॉम्बे जैसे शहर, जहां मेडिकल फैसिलिटीज बहुत दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में बेहतर हैं, वहां प्रेशर भी बढ़ गया और दूसरे लोगों से, राज्यों से लोग आए भी। लेकिन ये अपने आप में समाधान नहीं है। मेडिकल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इसमें कोई 2 राय नहीं हो सकती है। स्टेट्स को चाहिए कि इसमें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ करें और उसको राज्यों की सीमाओं में ना बांध करके एक राष्ट्रीय आपदा को राष्ट्रीय आपदा की तरह डील करें। और उसका जो समाधान है, आपको बेड्स बढ़ाने हैं, डॉक्टर्स की जरूरत है, पैरामेडिकल की जरूरत है, इक्विपमेंट की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, उसकी प्रॉपर व्यवस्था करें, ना कि एक दूसरे की बाउंड्री में बांधकर उसका कोई सोल्यूशन ढूंढें, क्योंकि वो सोल्यूशन नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये ऑर्डर कोर्ट के सामने जाएगा तो प्रोबेबली उसमें कोई ना कोई आदेश कोर्ट की तरफ से ऐसा जरूर पारित होगा जिससे मरीजों को जरूर रिलीफ मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस